नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती क्या है और उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों उसको एस्टेब्लिश किया गया था और FATF कैसे काम करती है, इसके मेंबर कंट्री जो होते हैं उनके ऊपर कौन से नियम और शर्तें लागू होती हैं और FATF जो है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो जारी करता है उससे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें FATF के बारे में तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में और इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन कंट्री के इनिशिएटिव के द्वारा। उस टाइम जो हमारे G7 कंट्री थी जिसके अंदर हमारे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, ये जो 7 कंट्री थी, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था इसको एस्टेब्लिश करने का। अगर हम बात करें इसको किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका पर्पज़ था इसको कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करना उन पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो इसके मेंबर हैं। दूसरा क्या है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि मतलब जो टेरर को सपोर्ट करते हैं जो कंट्री, उनके ऊपर कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन लगाना कि उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनके द्वारा उनको लोन वगैरह ना मिल सके। अगर हम देसी तौर पर समझें तो इस FATF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वहाँ जो पैसे का यूज हो रहा है वो किस काम के लिए हो रहा है, क्या वहाँ पे एक्चुअल में जो पैसे का यूज हो रहा है जो कि उनको वर्ल्ड बैंक या IMF जो प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो लोन लेते हैं, तो क्या उस पैसे का यूज वो अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इसके लिए कर रहे हैं? कहीं वो उस पैसे का यूज टेरर फंडिंग वगैरह के लिए तो नहीं कर रहे, या कोई ऐसा कोई मतलब कि वेपन वगैरह तो तैयार नहीं कर रहे जो कि मास डिस्ट्रक्शंस को फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए FATF को एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन, ऐसे स्टैंडर्ड जो है तय करता है कि जो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे जो इसके मेंबर कंट्री होंगे और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके मेंबर कंट्री हैं और उन्होंने अगर इसकी शर्तों को नहीं माना तो उन मेंबर कंट्रियों को क्या होगा, फिर विदेशी जो संस्थाएं हैं जैसे हमारी IMF हो गया, जो मॉनेटरी फाउंडेशन है हमारा, या फिर वर्ल्ड बैंक होगा, या हमारे जैसे एशिया के अंदर क्या है कि ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक होगा, तो उन कंट्री को अगर वो इनकी शर्तें नहीं मानता है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करता है, तो उनको क्या है कि लोन्स वगैरह लेने के अंदर क्या है कि काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उनको जो है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो इशू हो सकता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर और इसके प्रेसिडेंट, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं T राजा कुमार जो कि सिंगापुर कंट्री के हैं। अगर इसके प्रेसिडेंशियल की बात करें हम तो जो हर 2 साल के अंदर जो चेंज होती है, 1 जुलाई 2022 से लेकर T राजा कुमार जो है इस पद पर हैं FATF के प्रेसिडेंट के रूप में, और इनका ऑफिस जो खत्म होगा 30 जून 2024 को। अगर इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो FATF की जो है कुछ फुल टाइम मेंबर हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। टोटल अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो लगभग 187 कंट्री हैं टोटल जो इसके अंदर अपने आप को मेंबर मानती हैं, लेकिन इसके फुल टाइम मेंबर सभी नहीं हैं। इसके फुल टाइम मेंबर टोटल 40 ही हैं, जिसमें कि 38 तो कंट्री हैं और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और FATF जो है एक क्लोज कोऑपरेशन के माध्यम से काम करता है। ये क्या है कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए, उनके साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर FATF ने किसी कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो वो क्या है कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो कंट्री फिर लोन नहीं ले सकती, उस कंट्री को कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मदद नहीं करेगी। आप ऐसा मान सकते हैं। और दूसरा इसका बात यह है कि इसकी जो मेंबर कंट्री हैं उनका क्या है इवेल्युएशन किया जाता है, और वो इवेल्युएशन कौन करता है? FATF करता है। उसके बाद में वो अपनी रिकमेंडेशन देता है। अब इसके आगे बात करें हम FATF की ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में, तो FATF क्या है कि 3 लिस्ट जारी करता है। पहली ग्रीन लिस्ट, दूसरी है ब्लैक लिस्ट, तीसरी है ग्रे लिस्ट। तो इस पहले देखेंगे हम ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है, इसके बाद देखेंगे हम ग्रीन लिस्ट क्या होती है। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर क्या होता है, इसको नॉन कोऑपरेटिव कंट्री और टेरिटरीज लिस्ट भी माना जाता है कि ऐसी कंट्री जो कि FATF के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जो द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं,
यानी कि उनको जो कुछ भी पैसा वगैरह कहीं से प्रोवाइड होता, चाहे वो दूसरी कंट्री से प्रोवाइड हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड हो, चाहे वो अपने खुद की ग्रोथ कर रही है पैसे की, तो वो पर्टिकुलर कंट्री क्या है कि इनके नियम स्टैंडर्ड्स को उनको फॉलो नहीं कर रही है और वो उस पैसे का क्या है दुरुपयोग कर रही है, उसको टेरर फंडिंग वगैरह में यूज कर रही है, या मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उस कंट्री के अगेंस्ट में हैं, तो उनको क्या है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। पहले इनको वार्निंग दी जाती है ग्रे लिस्ट के अंदर डाल के, और इसके अगर वो वार्निंग को फॉलो नहीं करते, उसके अंदर अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करते, इंप्रूवमेंट नहीं करते, तो बाद में इनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। और एक बार अगर जैसे ब्लैक लिस्ट हो गए तो उनको क्या है फिर फाइनेंसिंग उनकी रुक जाती है और इकोनॉमी के ऊपर उन कंट्री पे काफी इफेक्ट पड़ता है। दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर क्या होता है कि उन पर्टिकुलर कंट्री को क्या है कि वार्निंग मिल चुकी है कि वो क्या टेरर फंडिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, तो क्या है कि उनको अपने को इंप्रूव करने की जरूरत है, उनको टेरर फंडिंग रोकनी होगी, नहीं तो क्या है कि उनकी जो वार्निंग है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर तब्दील हो सकती है। तो जैसा हमने आपको बताया था ब्लैक लिस्ट क्या होती है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर वो कंट्री शामिल होती है जो क्या है कि FATF के साथ कोऑपरेट नहीं करती, उनके नियम स्टैंडर्ड्स को नहीं मानती हैं, और उनके खिलाफ क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के या फाइनेंशियल टेररिज्म के रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी वेपन्स वगैरह की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कि मास डिस्ट्रक्शन में आगे फ्यूचर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस टाइप के केसेस उनके अगेंस्ट हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 3 कंट्री हैं, ये जनरली क्या है परमानेंट ही रहती हैं, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार है। ये कंट्री क्या ब्लैक लिस्टेड की गई है FATF के द्वारा। पाकिस्तान को भी काफ़ी बार FATF के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिससे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन वगैरह लेने में काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। हालांकि बाद में इन्होंने अपने टेरर फंडिंग के ऊपर काफ़ी कुछ काबू पाया था और उसके बाद में इनको ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया है। ग्रे लिस्ट के अगर अंदर हम देखें तो ग्रे लिस्ट के अंदर वो कंट्री शामिल हैं जो क्या है कि रिस्क पे हैं, मतलब वो क्या है कि इन्वॉल्व हैं टेरर फंडिंग में, बट क्या है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है कि वो टेरर फंडिंग को रोक देंगी। उनके ऊपर एलिगेशन तो लगे हैं, बट हो सकता है कि वो इंप्रूव कर दे, उनकी क्या है मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो इसलिए क्या है कि उनको एक चांस दे दिया जाता है कि आपको अभी ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, अगर आपने इंप्रूव नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, और अगर आपने इंप्रूव कर लिया टेरर फंडिंग वगैरह को रोक दे तो आपको क्या है ग्रे लिस्ट से बाहर करके ग्रीन लिस्ट में डाल देंगे। इसके अंदर अगर हम देखें तो 21 कंट्री ऐसी हैं जिनको FATF ने ग्रे लिस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर जैसे बल्गेरिया है, कैमरन है, जमैका, माली, नाइजीरिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सीरिया, तंजानिया, टर्की और वियतनाम, या इसके आगे भी काफ़ी कुछ ऐसी कंट्री, हमने कुछ ही नाम सेलेक्ट किए हैं जो कि अभी ग्रे लिस्ट के अंदर FATF के द्वारा। अगर हम आगे बात करें कि FATF किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देता तो उससे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री अगर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है FATF के द्वारा, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे सैंक्शन लग जाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव मेजर लग जाएंगे जो कि उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने में मुश्किल होंगे, और उनको क्या है कि फंड वगैरह सिक्योर करने में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा क्या है कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह भी जो है डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो भी उनका इफेक्टिव होगा उससे। और उससे हम पर्टिकुलरली आप एक आम भाषा में ये बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी जो है डाउन हो सकती है, क्योंकि दूसरी कंट्री मेंबर कंट्री हैं या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ क्या है कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, कोऑपरेट नहीं करेंगी, उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगी। इसके आगे अगर हम देखें कि नॉर्थ कोरिया को परमानेंट ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है FATF के द्वारा, तो FATF ने जो है ऐसा ऑब्जर्व किया है कि डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो हमारा नॉर्थ कोरिया है, वो क्या कि फेल हुआ है अपने एफर्ट में कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सके और टेरर फंडिंग वगैरह को कम कर सके। टेररिज्म को कहीं ना कहीं उस कंट्री ने बढ़ावा दिया है अपने पैसे का उपयोग करके, तो इसलिए क्या है उनको परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि आपको अब आगे से कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन वगैरह नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो है अपनी इलीगल एक्टिविटी के अंदर भी पाया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसी वेपन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है उस पैसे का यूज करके, जिससे कि वो मास डिस्ट्रक्शन के अंदर यूज हो सकती है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। इससे आगे बात करें हम इसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर क्या रोल है, तो जैसा कि हमने बताया था कि ये क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, या और को हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, तो ये जो इशू जो FATF रिकमेंड करता है, इन इशू को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो कुछ FATF ने रिकमेंड कर दिया, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक किस्म से उसको शर्त के टाइप लेती है कि FATF ने अगर आपके खिलाफ
गलत रिकमेंडेशन दे दी तो इससे आपको बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा अपने आप को लोन वगैरह लेने के लिए, और आपकी फाइनेंसिंग वगैरह जो है रुक जाएगी। और जैसा हमें पता है कि किसी भी कंट्री को क्या है कि ग्रोथ करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत पड़ती ही रहती है।